This So conference good will morning. now be recorded. So as we all know, हमने कन्वीनियंस फूड मेकर में फर्स्ट यूनिट किया था, जिसमें हमने किया था कि कन्वीनियंस फूड्स क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन कैसे होती है कन्वीनियंस फूड्स की, राइट। ये सब हमने किया था और कुछ कन्वीनियंस फूड्स के बारे में किया था। फिर सेकंड यूनिट से हमने उसमें किया कि सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ कन्वीनियंस फूड्स एंड देयर प्रोसेसिंग, जिसमें कि हमने कुछ मेगा किचन्स के बारे में पढ़ा और उनके बारे में जानना कि मेगा किचन्स का क्या कंसेप्ट होता है, किस तरीके से वो चलते हैं, राइट। फोर्थ यूनिट हमने इसकी की जिसमें हमने किया क्लीनिंग, हाइजीन एंड सैनिटेशन तो ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जो हमने कल ही किया है टॉपिक। इसके अलावा वी डिड विद क्या, हमने सेंसरी रिवोल्यूशन किया। सेंसरी रिवोल्यूशन सीएफएम की फिफ्थ यूनिट है आपकी। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, और इस टॉपिक को मैंने 3 वीडियोस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस टॉपिक को 3 से 4 वीडियोस हैं इस टॉपिक के टोटल। और ये टॉपिक नॉट ओनली इन सीएफएम, ये आपकी पूरी फूड इंडस्ट्री में बहुत जरूरी टॉपिक है, ठीक है। वैसे तो इस टॉपिक को ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर एमबीए में पढ़ाया जाता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर टॉपिक का नाम है मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है। लेकिन हमारे कोर्स में इसको दिया हुआ है स्टॉक एंड रिकॉर्ड मॉनिटरिंग के नाम से। और लेकिन स्टॉक एंड रिकॉर्ड मॉनिटरिंग बेसिकली रिलेटेड है इन्वेंट्री कंट्रोल से। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है? इन्वेंट्री कंट्रोल हमारा आता है मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर, और मटेरियल मैनेजमेंट आता है हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर। तो बेसिकली ये सारे को रिलेटेड टॉपिक्स हैं, बट ये एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है मटेरियल मैनेजमेंट। क्योंकि अगर मटेरियल ही नहीं होगा, मटेरियल की मैनेजमेंट ही नहीं होगी, और आपको पता ही नहीं कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है आपकी इन्वेंट्री में, आपको इन्वेंट्री बनाना नहीं आता, तो बेसिकली you would be fail in your operations, राइट। दैट्स व्हाई ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। और नॉट ओनली फॉर दिस ओनली सीएफएम, ये टॉपिक हर एक पूरी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, पूरी किचन ऑपरेशंस के लिए मैंडेट है। अगर आपने देखा होगा बीकानेर वाला में आप जाते हैं, तो बीकानेर वाला में अगर रॉ मटेरियल मैनेजमेंट ना हो, स्टोरिंग ना हो, परचेजिंग ना हो, तो आप किस तरीके से अपना प्रॉपर ऑपरेशंस को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। बहुत प्रॉब्लम होगी ये सब करने में। तो हम बेसिक उससे शुरू करेंगे, बेस वीडियो से शुरू करेंगे, और बेस वीडियो से शुरू करके हम इसकी एंड तक जाएंगे, जिसमें एंड वाली वीडियो में आपको ये सिखाया जाएगा कि इन्वेंट्री कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो आखिरी तक जुड़े रहिएगा। 2 घंटे की ये क्लास है आपकी, तो इसमें आपको पता चलेगा कि इन्वेंट्री कैसे बनाई जाती है आखिरी में, और शुरू में आपको थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट पढ़ाया जाएगा इसका, राइट। तो ये है सारा हमारा मटेरियल मैनेजमेंट, और ये सारा हमारा मटेरियल मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट का टॉपिक है, जिसमें कि सबसे पहले हम जानेंगे कि मटेरियल मैनेजमेंट होता क्या है, बेसिक मटेरियल मैनेजमेंट का जानेंगे। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे फिर इन्वेंट्री की ओर। इन्वेंट्री के बाद फिर हम जानेंगे कि इन्वेंट्री बनाई कैसे जाती है। तो ये 3 पार्ट्स में हम आज का सेशन करेंगे कवर, राइट। we convert into a final आवाज आ product. रही है? So the raw material can be of different types. For example, this pointer I am having in my hand, 2 different types of materials you can see. आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, तो ये रॉ मटेरियल के बारे में जिक्र कर रहे हैं अभी सर, तो आप इनको Here.
one is a metallic, another one is a non-metallic material. So we have to manage the materials in an industry. Why? Because the overall cost of the product is highly dependent upon the cost of the materials also. So if we are good enough, if we are intelligent enough, if we are judicious enough in the procurement of our material, in avoiding the wastage of material, in properly managing our material flow, in effective and efficient utilization of materials. So if we are able to manage our materials properly within the organization, we will be able to earn a good amount of profit for our company or for our industry. And therefore all of us must be able to address the important points related to materials management. So materials management can be done by a shopkeeper also, and can be done by a very high end sophisticated equipment manufacturing company. So materials are managed at different levels in different forms, but the basic concept remains same, that we must be able to buy the materials at a reasonable price, at reasonable quality, in reasonable quantity. We must be able to use these materials in the most effective manner, that is, the wastage of materials must be avoided. And then finally we must be able to produce a product based on these materials, so that the product is also successful in the market. So the overall umbrella of materials management spans from the procurement of the raw material to the final dispatch of the finished goods or finished products. So as an engineer, as a manager, or as an industrialist, as a businessman, it is very important for me to understand the concept of materials management. So in today's session, that is the first session for week 11 in our course on operations management, our focus will be on the introductory part of materials management, and thereby we will learn different techniques. For example, ABC analysis, economic order quantity, and we will see certain numerical problems based on these techniques. So we have hardly 2.5 hours available with us for discussing the complete concept of materials management, which is sometimes taught as an objective course at the PG level, which may span for 40 hours duration. So a 40-hour course, you can imagine, we have to cover in a small duration of 2.5 hours. So we will have a brief idea and will acquaint ourselves with some of the most important tools that are used for managing the materials within the organization. And if we have to be successful in managing our operations in the organization, one of the key components is the materials management. We may be very efficient and effective in managing our operations, but if we are poor in managing the materials, the overall advantage that we derive by managing the operations may be lost, because we will be spending additional amount in the wasteful expenditure on mismanagement of materials that can be easily avoided by using certain tools and techniques. And in these 2.5 hours, our focus will be on learning these simple tools and techniques which do not require any high-end mathematical equations. It only requires simple mathematical calculations such as addition, subtraction, multiplication, and division, which is known to everybody. So basic mathematics will be used to solve certain problems which will help us in better management of our resources, specifically the materials. So let us try to understand the fundamental aspect behind the materials management. So first, let us see what is the definition of materials management. So materials management is the planning and control of the flow of materials that are part of the inbound logistics system. So we are procuring the material and we have to plan our procurement process, as well as we have to control the flow of materials within the organization. So we have to see that our materials are managed properly, the procurement process is managed properly, and there is no waste of materials, or maybe the waste in the sense, one example I wish to quote here, that suppose we have bought a huge amount of material but the usage rate is very less, so we have kept
the materials for a long period of time, which means that we have blocked huge amount of our capital in the materials that are only stored in our storehouse and are not being used at a very frequent rate or are not being used at a very high rate. So we have maybe locked our capital, which is not a good decision from the industry point of view. So that is something we can bring it down or scale it down to our households also. For example, we will never buy 2 quintals or 3 quintals of onions at the same time. At the max, depending upon the size of our family, we may go to the market and buy 5 kgs or 10 kgs of onions so that we may consume them in a month's time, and then we can buy more onions. So the materials management, this is a scaled down model. Similar model can be applicable in the industry also. Instead of you buying or instead of procuring a huge amount of material which is not being used at that rate, will lock up lot of capital which can be easily avoided by properly managing the procurement process. As we manage the procurement of materials in our houses, similarly using common sense, we can manage the materials in the industry also, and we don't wish to block lot of money in the inventory of our industry. So this is first thing, is the definition must be clear that why we are doing the materials management. Many times we will see that people are not able to manage the materials properly, even in our houses also. Sometimes there is some sale, so we feel that okay, now we are getting 2 plus 5 free or 2 plus 3 free, so let us buy these 5 commodities. So we buy those 5 commodities, we pay also, but we are not able to use them. Maybe it is lying just in our almirahs, so or in our trunks. So that is something is wasteful expenditure, and the material is not being utilized properly. So whatever we try to learn, we should try to relate it with our day-to-day experiences so that we remember it throughout our life. So materials management will teach us that when we must order, how much we must order, and then at what quantity we must order in order to utilize our resources properly, in order to make use of the money that is available for us in the most judicious and efficient manner. This is the first definition on your screen related to materials management. Then what is the concept? A total concept involving an organizational structure unifying into a single responsibility for the systematic flow and control of materials from the identification of need through the usage and accounting of the same. So maybe it is a systematic management of materials flow, planning and control. So both functions are there. We have to plan also. So plan means, now suppose we know that we have to order 10,000 car tires, and we have an idea that we have forecasted, as we have seen in our course on operations management, only in the first 4 weeks we had one complete week on forecasting. Now suppose we have a forecast for producing a certain number of cars in a month. Maybe we are going to produce based on the forecast, suppose 2500 cars in the next month. How many tires will require? It is a four wheel vehicle, so 4 wheels per car will be required. So 4 wheels per car means 2500 cars we plan to manufacture, so multiplied by 4, so maybe 10,000 tires will be required for the next month. So now we have to see that as per forecast, whether we must order all the 10,000 tires at one go, or we can spread this order into 2 weeks, or after a maybe span of 2 weeks, that instead of ordering all at once, we can order it twice in a month, or we can accept the order twice in a month. So that kind of decision making is the planning part. So we are planning that when we must order,
how much we must order, and then once we have done the once we have completed this planning activity, the next stage is the control. When the materials are coming, we have to issue at a particular rate to the assembly line. We have to control, we have to keep a check at the usage rate of our maybe the materials. Then we have to see that when next we have to place the order, there will be a red tag that if the inventory level or if the storage level of the tires go beyond a particular or go below a particular inventory level, we have to immediately issue a order, and there will certainly be some lead time by which we get the next order. So it is not only the maybe the planning part, the controlling part is also equally important. So for materials management, we have to manage both. We have to manage the planning, we have to manage the control part also. And to the last thing, you can see that what we need to plan, what we need to manage, from identification of need through usage and accounting of the same. So we have to see the identification of need. As I have told that there will be a red tag, we are using the materials from our storehouse, so there will be a point that we call as the reorder point, which we will discuss in our subsequent sessions. So there will be a point that when the number goes below that reorder point, immediately we have to issue an order that we want additional raw material or additional materials. So we have to see the identification of need, that there is a trigger point that we require additional material. Then we have to see it through its usage, and finally the accounts have always to be managed properly. So materials management is not only related to one function of related to materials, but it is related to different functions related to materials management. Now, what are the objectives? So whatever we have studied till maybe the last slide or in today's session, the focus was on abstract thinking about what a materials management topic can be. But here we are trying to be very specific in terms of objectives, that what do we plan to do with materials management? What are the objectives of materials management? The first is support the operational requirements. So operational requirements means that we have a set of operations being done in the organization, and our materials management department or materials management section must be able to complement them, must be able to supplement them with the whatever requirements are raised by the operational department. As I have taken an example, that is assembly of 10,000 assembly of 2,500 cars. So the car is being assembled on the assembly line. So as a materials management section, we have to ensure that whatever has to be assembled at different stations must be supplied there, so that the line operates continuously, so there is no break of our assembly process. So materials management, the main function is to supplement the major operations of the organization. So first is support the operational requirements. Second is manage the material process efficiently and effectively. So the materials process means that right from procurement to the usage and finally the accounting part of the material, it has to be managed efficiently and effectively. Select, develop and maintain sources of supply. Now suppose we are buying the materials from our vendors, so we have to develop new vendors, we have to keep maybe different vendors for our supply process. For example, suppose we are not able to procure the material from one particular supplier because of any reason, because of a political unrest or because of strike, we must have our alternate sources of supply. So that we have to always keep on developing the vendors so that we have alternate sources, and sometimes the competition also is good for us.
so that we are able to negotiate for the prices also with our vendor. So it is a major function of materials management department to select, develop and maintain the different sources of supply, also to develop strong relationships with the other groups. So we must always be in good relationship with different sources of supply or with different vendors. Sometimes in some organizations we call it as the vendor development. Also for the requirements we can always look up for different vendors. Then support the organizational goals. It is something similar to the first part, support the operational requirements. So in operational requirements our focus is on the operations specifically. In organizational goal our focus is that the brand of the company, the brand name of the company must always be held in a high esteem by the customers. And how that is possible? If we are producing a high quality product, and the quality of the product is also dependent upon the materials, the process that we are using and the quality control mechanism that the company is following. So the overall organizational goal is to make profit, and our materials management can definitely supplement this organizational objective of profit making by properly managing the procurement, usage and the accounting of the materials. And finally, develop integrated strategies that support organizational goals. So maybe slightly the discussion is on the theoretical part, but it is highlighting the objectives that a materials management section has to keep in mind while they are undergoing their process of materials procurement, planning and control. Last part, develop integrated strategies that support the organizational goal. So always they have to keep on switching strategies, developing new and new strategies in order to procure the materials in the best and efficient manner, in order to use the materials in the most efficient manner, and thereby supporting the organizational goal of making profit and satisfying the customer, and as well as making a good brand name for themselves. So that is the overall objectives of materials management department. Now, scope of materials management, where the materials management section can focus on material requirement planning and control. In the previous section we have seen that they have to develop new and new strategies. One of the strategy that is most commonly used is just in time, where the material procurement is done when it is required. So we have one session on JIT also that we will be covering. Maybe we have already, I think, covered JIT in our previous session. So we will see that if it is not covered, we will cover in the next session. So one thing is JIT, then the materials requirement planning and control is one of the objectives. Another is the procurement. They have to take care of inventory control has to be done. Inventory control, we will do different types of analysis, receiving and inspection, transportation, material handling, disposal of materials, value analysis. So all these comes under the purview of materials management. And materials requirement planning is one of the important things that has to be done by the materials management section. As I have already highlighted, procurement, inventory control, receiving and inspection of materials, transportation of materials, material handling, disposal of materials, value analysis. If you remember, in our discussion on product design and development, we had session on value engineering and analysis. So always the materials management department has to be has to keep a focus on that what can be the alternate materials that can be used for the similar type of application or for the same application. Can there be alternate material which is performing the function reliably but at a relatively lower cost? So that type of analysis also materials management department will continuously be doing in order to make profit for the organization. So rest all whatever points are listed, I have read them twice, so maybe you can remember them, and they are self-explanatory only. Now, responsibilities, as I have already told the last point of the previous slide, that is value analysis is directly related to
cost reduction. So always the management department or the materials management department has to be on its toes to ensure that they are able to procure the materials at the least possible cost without compromising the quality, quantity, as well as the performance of the materials. So that is one of the major objectives of materials management, or the main responsibility. Another is the optimum service level has to be maintained. That is, whenever the material is required for any operational requirement, the material must be available within the organization. It must not happen that the material has to be ordered and the process has to be stopped because of the want of the material. This is like that we have guests in our house and we are running for buying the milk for preparing the tea. So that is a similar thing scaled up at the industry level, that there is a requirement of the material but we are not able to manage the supply of that material. Therefore it will be considered as a huge failure of the materials management department, and it means that they have not been able to discharge their responsibility properly, and they will be held accountable for this loss. So as a big responsibility of the materials management department, they have to ensure the cost is optimum service level is maintained, quality assurance also has to be ensured by the materials management department, and then they have to ensure that in the beginning of today's session I have told that usually we don't want huge amount of capital to be tied up with the materials. So we will order the material as and when required, maintaining the optimum service level, so that whenever a material is required we may not be looking for our vendors. So we have to ensure that low level of capital is tied up, our complete capital or huge amount of capital is not tied up with the materials. So as a responsibility of the materials management department, they have to ensure cost, optimum service level, quality of the materials, as well as the low level of the capital must be invested in the storing the materials. So now what is inventory? I think in the previous session, not in today's session, in the previous discussion I have used the word inventory number of times. So what is inventory basically? So inventory is a stock of items which have been kept to meet the future demand. So we always keep some materials in store, so that can be called as the inventory. So inventory is stock of items kept to meet the future demand. Purpose of inventory management is that how many units to order, when to order. So we have to answer these two questions, that how much we must order, that we will get from economic order quantity EOQ analysis, and then when to order, that also we can calculate from there. If we have the yearly demand available with us and we calculate the EOQ value, then we can very easily find out that how many orders we must make and when we must make those orders in order to manage the overall demand of one particular year. So these type of answers we have to look for when we are managing the materials in an industry. We have to find out that how much material is required, that will come from the forecast. Once we know this is the material requirement for our company in the next 6 months or next quarter or in the next year, we have to then plan that when to procure this material. There is another thing, as we have seen vendor development, we have also to see that from whom we have to procure this material. So from whom means there we have to maintain different sources of supply. So we have to ensure from whom we have to buy the materials, how much we have to order in single go, when we have to order. So all these answers we have to find out, and for finding these answers we have certain tools and techniques that we will learn in our discussion during this week. So the two questions that are most important are mentioned here: how many units to order and when to order.
Now, what are the components of inventory? We know that what is inventory? It is the stock of materials as per our forecast. So, raw materials fall under inventory. Purchased parts that we have that are to be used for the assembly of the product will also fall under the inventory. Work in process, that is partially completed products, that is usually we call as WIP, work in process, will also fall under inventory. Items being transported from one section of the company to the other section of the company through the material handling system will fall under inventory. And finally, the tools and equipment will also be falling under the inventory only. So I think our discussion today primarily is based on. So uh, as you listen this session, इट इज ऑल अबाउट मटेरियल मैनेजमेंट, जिसमें कि हमें इन्होंने बताया कि इन्वेंट्री क्या होती है, मटेरियल मैनेजमेंट किस तरीके से किया We need not tie up our capital in the inventory. That see that how we can manage, and we have also seen that what in order to ensure efficient and effective responsibilities of a topic of 11th week is materials management. And if you remember in the previous week, in order to ensure efficient. सो अभी जो आप लोगों ने पढ़ा, इन्वेंट्री के बारे में पढ़ा, इन्वेंट्री जैसे कि आपको अभी इन्होंने बताया कि इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री होती है बेसिकली वो लिस्ट आइटम्स की जो कि हमारे ऑपरेशन को स्मूथ करने के लिए चाहिए होती है, मददगार होती है, उस लिस्ट को इन्वेंट्री कहा जाता है। ठीक है, इन्वेंट्री के अंदर बेसिकली हमारे पास कितना स्टॉक ऑलरेडी है, कितना हमें रिक्वायर्ड है, कितना हमारे पैक्स के लिए, कितना किलो के लिए हमें कितना चाहिए होता है, बेसिकली वो सारी चीजें इन्वेंट्री के अंदर ऑलरेडी गिवन होती है। ठीक है, तो इसीलिए मटेरियल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है किसी भी एरिया में। अगर आप कोई छोटी से छोटी दुकान करते हैं या बड़े से बड़ा कोई बिजनेस करते हैं, हर एक चीज में मटेरियल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके के अंदर सबसे मेन है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है स्टॉक एंड रिकॉर्ड मॉनिटरिंग। स्टॉक एंड रिकॉर्ड मॉनिटरिंग का क्या मतलब होता है कि कितना स्टॉक आया, कितना चाहिए, उन सबको रिकॉर्ड करना, उन सबको मॉनिटर करना प्रॉपर वे में, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक एंड रिकॉर्ड मॉनिटरिंग। नाउ मूविंग ऑन, हम अब बात करेंगे कि इन्वेंट्री क्या होती है, राइट और इन्वेंट्री किस तरीके से यूजफुल रहती है। सो द नेक्स्ट सेशन, इस सेशन के बाद, ये सेशन जब पूरा हो जाएगा, देन आप सभी को इन्वेंट्री कैसे बनाई जाती है ये सिखाया जाएगा। इन्वेंट्री एक्सेल शीट में कंप्यूटर के ऊपर किस तरीके से बनाई जाती है, राइट। तो अभी फिलहाल पहले हम जानते हैं इन्वेंट्री क्या होती है। And effective utilization of our materials. आवाज आ रही है आपको? Three important aspects of materials management, starting procurement of materials, then ensuring the proper usage of materials, and finally the accounting of the materials that have been procured. So procurement, usage and accounting are the three keywords that are related to materials management. And today we are going to focus on inventory control, which is a slightly specific topic. Materials management is more general in nature and inventory is more specific in nature. In the last session towards the end, last two slides were focused on defining the term inventory, and we have also seen that what type of materials make up the inventory. So we have seen the raw materials, the work in process, the parts that are being transported from one place to the another place within the organization, the tools and equipment all fall under the inventory. And it is important for us to manage our inventory
properly. If we are not able to manage the inventory properly, we may have to suffer huge losses in the organization. So today we will see that how we can manage our inventory, and the topic for today is inventory control. So prior to that, let us try to highlight the importance of inventory control, that why do we need to keep an inventory. Some of you can question this, and that is a very valid question, that why not to procure the material when it is required. So we need not keep an inventory, we need not tie up our capital in the inventory, that is that we need not spend money and keep the inventory in stock. So why do we need to keep an inventory, why these materials at the first instance are required in the industry? So our next slide will answer all these queries, that what is so important that we need to keep the inventory. Now the first thing that explains that is the bullwhip effect. The inventory and supply chain management are interrelated things, and inventory is one of the important elements of supply chain management. So first is the bullwhip effect, which means that the demand information is distorted as it moves away from the end use customer. Now as an end use customer, suppose I want to buy a mobile phone of a particular company, so that is the demand at my end, so that I am the end use customer of that mobile phone. But as I move down to the company, the complete chain of people who are involved in this chain will maybe the information may get distorted, so the complete information may not be there. Some companies are making use of the direct interface these days between the customer and the company. Directly you can order online to the company, and they can have a better idea that what is the exact demand of our product in the market. So these days the use of information technology is helping the companies to reduce this effect, but many times the demand gets distorted because of the bullwhip effect. Higher safety stock inventories are stored to compensate this. So that is another word is coming here, safety stock. So we will try to understand this when we go through our discussion on economic order quantity, that what do we mean by the safety stock. But in order to compensate for this effect, many times the company keep a safety stock of materials, that whenever required we can get this material from the safety stock. Otherwise they may have a particular service level of materials, that this is my normal maybe working capital, and if in case of emergency I will draw the capital from this safety stock that I have maintained. Normally we do in our management of our finances, mostly we will keep some amount as a working capital for daily expenditure, and the other amount we will keep as a safety stock, that if required then only I will use this safety stock, otherwise I will manage by my day-to-day expenditure money that I have kept. Similarly for materials also, for normal usage of the materials that are required in assembly operation or in the manufacturing process, we will keep certain level, but we will keep another level down, that will be the safety stock. Whenever required we will take the material from the safety stock. So mostly companies keep a safety stock so that the process must not stop, because in many industries, for example, if you are making electricity from coal, in especially in case of thermal power generation, you cannot afford to stop the boilers, because refiring may take a huge amount of investment. In many other processes also which are capital intensive, you will not wish to stop the process in want of materials. Therefore you will always keep certain materials in store, so that the process is not stopped and this process is continuous. Many times there will be seasonal or cyclic demand, so we have to keep the inventory in order to meet that demand. Inventory provides independence from the vendors. We
precisely will not be required to look up to the vendors every now and then whenever there is a requirement, because if we have certain material or maybe certain amount of material in the inventory, we can very easily use that material instead of depending upon the vendors every now and then. So that is also one important requirement, that why we must keep an inventory and why we must manage our inventory properly. Then sometimes it so happens, as I have already told in the previous session also, there are discounts available. You buy two materials, you get two free, and many times if you buy beyond a particular volume, maybe if you buy more than 100 kg of raw material, you will get this discount. So many times the company want to take advantage of that quantity discounts, and therefore they buy the material in bulk and store it in the form of inventory. And inventory also provides independence between the stages and avoids work stoppages, so which I have already explained, that the inventory is majorly focused on managing the line or the manufacturing line or manufacturing process efficiently and effectively, as well as to ensure the continuous production of the products, and therefore we need to keep an inventory. So with this slide, the major focus to emphasize is that why do we need to keep the materials in the store? In our house also, we will not maybe every now and then we will not be running to the grocery store to buy our materials. We may, maybe for a month we may buy our grocery and keep it in our kitchen cabinet or in the store adjoining the kitchen, so that for the complete month we have stocked our rations properly. Similarly, in case of industry, there also the manufacturing is going on, so we will buy the material and keep it in the store so that the process is continuous, and whenever the level or the quantity of materials go beyond or go below a particular level, we will reorder the material so that our stocks or our stores are replenished by the material. So that is what is basically inventory management and control. So we will see that one of the important topics today, that how we can control our materials. So inventory control is very important, because we need to find answers to certain questions. So inventory control is a planned approach for determining, so we need to find out answers when we are managing our inventory, that what to order, that is one thing. When to order, that is in the time domain, maybe every fortnight, every month, or every 3 months, or every 6 months, or every year, whatever is our time window, that we have to decide. First is what we have to order, when we have to order. Then the third question is how much to order, whether we must buy the materials required for next 1 year at one go, or we may break it into two orders of 6 months each, or we may break that or may divide that order into 4 orders every quarter. So we have to take a decision what to order, when to order, how much to order, and how much to stock, that is the safety stock, that how much safety stock we must keep in order to avoid any discontinuity in our manufacturing process. So these answers we have to look for in our topic of inventory management and control. The costs associated with buying and storing are optimal without interrupting production and sales. Now all these answers we have to find out subject to that the cost associated with buying and storing is optimal without interrupting the production and sales. Again, I have read the sentence for all of you, that answers to these questions we have to find out either mathematically or intuitively or by our experience. But what must be always kept in mind, that the cost involved in answering all these questions or finding solutions to all these questions must not be very high. At the same time, we have to ensure that the process or the manufacturing process must not stop. The assembly of our cars or assembly of our automobiles must not stop. So that is also very important. Now inventory control basically deals with two problems. The first problem is when should an order be placed,
and how much should be ordered. So order quantity. So the answer to the second question first is the economic order quantity model. Usually we term it as a EOQ model, and we will cover the EOQ model in our next session. In many competitive exams, also in many, you can say, university exams, there are numerical problems, quantitative problems related to the economic order quantity, and it is an important topic not only from the academic point of view but also from the application point of view, from the industry point of view. We must know that what is the economic order quantity. Using our simple mathematical formula, we can do the calculation for EOQ. And the first answer to the first question is, when should an order be placed? That is the order level. So that we will see, usually we term it as a reorder point or reorder level also, that when should an order be placed, that is how much is left in our stock when we must place the order. That will depend upon the lead time also, that after placing an order, what is the gap of time by which we will receive our order. So we have to see what is the lead time, what is our consumption rate. Based on these two parameters, the consumption rate, that is how the material is getting consumed over a period of time. Today if we order, after how many days or how many weeks we will get our order. So these two things will decide that what is going to be our reorder level. We will try to understand this with the help of a diagram also. So first of all, we have to learn that what is inventory control and how to find the answers to all these questions. So selective control of inventory, that is one what we can refer now. Selective control refers to the variation in method of control from item to item on selective basis. So from part or component to component wise, we have to exercise different type of control. So selective control refers to a variation in method of control from item to item on selective basis. So in this system, the items are categorized in a few groups depending upon the selective criteria such as value, usage, frequency, and consumption. Such grouping helps the organization for scientific inventory control. So we have to manage the materials in our organization, and we have to frame a criteria to classify these materials so that we focus on the materials which are important and put less focus on the materials which are less important. Although all materials are important in the industry, but a relative grading can be worked out on the high value materials as well as on a low value materials. So we can classify the materials, and that one of the methods for this classification is the ABC classification. So we will see one problem related to ABC classification today, but there can be other methods of classification based on the usage, based on the value of the products or value of the parts that we are focusing our attention on, or value of the materials that are in our inventory. So we may have 15 different types of materials in our inventory, and we wish to classify them into 5 different categories. So that classification can be based on the usage of those materials. For example, one material is used very frequently, every day maybe 10 ton of that material is required. Other material may be required in a very less quantity, maybe 1% of this high valued or high volume material. One material is required maybe 10 tons per day, other may be required as 10 kgs per day. So based on the usage, we can classify one material high volume material, another is low volume, only 10 kg is required per day, that is based on usage. Another one can be based on the value of the material, another can be the frequency of usage. Some materials may be very frequently used, some materials may be less frequently used. For example, if we go to a shopping mall, so there will be a high frequency material which is like kind of vegetable or maybe daily grocery things. Then there can be high valued materials in the shopping mall
for example, the LED TVs or maybe refrigerators or air conditioners, or the sales frequency may be less for high valued material, but sales frequency is more for the low valued materials like vegetable or maybe the grocery items. And then the consumption may be another criteria for classifying the material. So we can classify the materials based on usage, value, frequency, consumption. So there can be different criteria. Now, such grouping, why do we need to group the materials? Because we as managers, as engineers, we have to focus on specific group of materials. So we, whatever is our objective, whatever is our maybe the target, we have to classify them so that we are able to achieve our target. In many cases, we may not like to focus on a material which is not very costly. So based on the value, we can classify that this material is not very costly. Even if we focus our attention on this material, we are not going to gain much. So where we must focus? We must focus on high valued material, because even if we are able to save some amount of money in this high valued material, we will be able to save substantial money for our organization. So similarly, that maybe focus area can be identified by classifying the material. So I think I have tried to highlight the importance of classifying the materials. And now let us take an example of various types of analysis. So we will take two today, that is ABC analysis and the VED analysis, that is vital, essential and desirable. And there can be HML also, high, medium and low analysis. As I have already told, the criteria can be the usage, the value, the consumption, the frequency. There can be different criteria for classifying the materials. One of them is ABC, that we are going to understand today with the help of a diagram and an example, and we will try to understand the very basic concept of VED analysis also. So ABC classification you can see on your screen now. The classification on the basis of cost and volume. So we can see here the usage is also taken into account and the value is also taken into account. So the cost is maybe corresponding to the value of that particular material, and the volume can be the usage of that particular material. Now we will classify, as the name goes, A, B, C classification. We will classify the materials as class A material, class B material and class C. Now let us see what is class A. Now class A material is that it will be only 5 to 15% of the units. Now suppose we have 10 different types of materials, so we will have either one or two materials only which will fall in class A, but their overall value will be around 75 to 80% or 70 to 80% of the value. So these will be costly items. The number of items will be less, but their value will be more. Similarly, class B, maybe 20 to 30% of the items will fall in class B. That is, if we have 10 different types of materials, we can have 2 to 3 items or materials which can fall in class B, and the value of these materials will be 15 to 20% only. And the last is class C items, which are maybe cheaper items. The value is very less, but their numbers may be more. For example, if we see in an office, we may have computers, we may have 3 computers only. The number is less, but the value is more. But the stationary items, for example the pencils, pen stands and the other registers, etc., so their number is more, but the value is less. So if we classify the materials that are there in an office, so the computers will have maybe high value but the number is less, but the stationery on the other hand, the number of stationery items is more, but the value associated with these items is less. So we classify the material as A, B and C as given on your slide. Similarly, we can try to understand this with the help of this diagram. So class C items, you can see the percentage of inventory items out of 10, as we have taken an example, maybe 6 items are class C items, but their overall value is approximately 5 to 10% only. Class B, here we have maybe 30% of the item out of 10, 3 items are maybe
class B items, but their value is maybe 15 to 20%. But there is maybe one item out of 10 which is class A item, and the value of that item is 80%. So this is the way we can classify them as A, B and C. So A items are high value items, 70 to 80% of the value is associated with them, but their number is less. And on the contrary, class C items, their value is less, they may account for 5 to 10% of the overall value, but they are high in number, the number is large, so that is more percentage of the units in class C item. So let us take a very quick example. So this is one example. How do we do the calculations for classifying the material as A, B and C? So this is annual usage is given. The part numbers are given. There are 10 different items here, part 1, part 2 to part 10. Unit cost for each item is given, or each part is given. So what we can do, we can multiply this to establish the overall value, that which item is having the maximum value and which item is having the lower value, and consumption is already given to us, so we can do the calculation further. So first we will arrange this based on the total value, because our one criteria for classifying under ABC is the total value associated with the product. So here we can see item number 9, $30,600. So you can see item number 9 here, 510 multiplied by 60. So when we multiply this, we will get this value 30,600. Similarly, when we multiply the usage and the cost, we will get the total value. So we have unit cost also available, annual usage also available. So based on these two data and the multiplication of these values, we will get the total value, and then we can calculate the total value is coming out to be $85,400, and then we can calculate how much is this contributing in the total value. So the percentage contribution of this can be calculated by dividing this by the total value. So 30,600 divided by 85,400, we will get maybe 35.9%. So value that we will get is 0.359 multiplied by 100, we will get 35.9% contribution of part 9 towards the total value. Similarly, part 7 is contributing only 2% to the total value. So the total value 35% contribution is coming from part 9. Similarly, percentage of total quantity also we can calculate. We know that the total usage, annual usage is available with us for each and every part. From there we can calculate what is the percentage of total quantity for part number 9. So part number 9, we can see in the previous slide, part number 9 only 60 items are used per maybe year, because this is the annual usage given to us, 60 parts only per year for part number 9. So if we add this, we can calculate the percentage contribution in the total annual usage by part number 9. So we can calculate that, and here we can calculate the percentage cumulative, that what is the cumulative percentage of this maybe part in the overall consumption, and based on that we can classify the material. Now maybe this figure we have done the calculation, we have multiplied the unit cost with the annual usage, then we have calculated the percentage contribution of a particular part in the total value. We know the annual usage, based on that we have seen what is the percentage contribution of a particular part in the annual usage. So we have found out the percentage contribution of individual part in the total value. We have calculated the contribution of individual part in the total usage or the annual usage. From that we can classify. Now if you remember, A, B and C, A are items which are having high value, 70 to 80% value contribution in the overall value, but their numbers are less, maybe 10 to 15% of the total usage. So we can see, we can classify them as on your screen you can see. A item high value, low usage, and part C where we see low
value high usage. So maybe here we can see A, B and C. So A we can, if we add up these three total value percentage contribution, 16 plus 14 comes out to be 30 plus 30. So the total usage can be maybe see more than 60% here. So and the usage is percentage cumulative usage is 15%. So their number of items is less, maybe 3 items only, but their percentage usage is 15%, and the total value is maybe nearly 70%. So usage less, value more, A. Usage more, value less, C. So that is what is given here. So items 9, 8 and 2 are classified as A because their percentage of total value is more and their percentage of total usage is less, or total quantity contribution is less. Whereas C, items, 4 items are there, their total value is only 12.5%, but the percentage of total quantity you can see is 60%. So this way we can classify, if we have the unit cost available with us for all the parts or the components, we have the annual usage available, we can multiply them, we can calculate the percentage contribution of individual part in the total value of the maybe materials, and then we can calculate the total usage also, percentage contribution of total usage by every component, and then we can classify them. High valued components will be given as class A, and low usage on the other hand for class C, we will see the value is less for these materials but the usage is more. So this is one particular classification, that is ABC classification. So advantages of ABC, I will very quickly, I'll read this for you. This approach helps the manager to exercise selective control and focus his attention on few items only. So he can focus on high value products or high value components or parts only. By exercising strict control on A class items, the materials manager is able to show the results within a short period of time only. So he can show the gains by exercising control on class A type of items, which are high valued items. It results in reduced clerical costs, saves time and effort, and results in better planning and control of the materials. Now, what is a limitation? That it is not a one-time exercise and items are to be reviewed and recategorized periodically. So the usage may keep on changing, the unit cost may also sometimes change because of certain discounts or other criteria. So we maybe every year or every 2 years we can recalculate or recategorize the materials as A, B and C category materials, or A, B and C class materials. So last part maybe for today, just an introduction. What is VED analysis? Instead of based on the total value or the usage, we can also classify our materials as vital, essential and desirable. So the analysis classify the items into three groups, or the materials into three groups, that is vital, essential and desirable. Now just we will try to understand what type of materials will fall under vital category, what type of materials will fall under essential, as well as the desirable. Now, what are vital items? Vital items are those items whose unavailability will stop the production. So they are the lifeline of the production process. So if you cut the lifeline, the process will stop. So vital items are those items whose unavailability will stop the production. Essential items are those items whose stock out costs are very high. So if we are not able to maybe provide that material, the stock out cost will be very high. Desirable items will not cause any immediate production stoppages and their stock out costs are minimal or nominal. So based on this also, this classification also, we can classify the materials. So maybe the most important are the vital, because if you don't have a vital, or if you have a stock out of the vital materials, the overall production process may stop. So in today's session we have seen two different methods of classifying the materials in the organization, that is the ABC analysis and the VED analysis. In ABC we classify the materials as class A, class B and class C. Class A, high value, maybe low usage. On the other hand, class C,
low value, high usage, and in vital, essential, and desirable, vital components are very important because their unavailability will lead to the stoppage of the production process. Prior to that, we have tried to understand that what is the role of inventory control, and more specifically, why do we need to keep an inventory. Now in the next session, we will try to answer our questions like how much to order, that is economic order quantity, and we will try to see that when to put our reorder, what is the lead time, what is the reorder level. All those things we will try our next session. Thank you. So this is about the inventory. I hope कि अब आपको मटेरियल मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पता चल गया होगा बेसिकली कि व्हाट दीज थिंग्स आर, राइट। अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है उससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो मेरे से, अदरवाइज वी विल मूव ऑन कि इन्वेंट्री बनाई कैसे जाती है। तो अगर कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है टिल तो आप पूछिए, अदरवाइज हम चलते हैं कि इन्वेंट्री इन्वेंट्री कैसे की जाती है और किस तरीके से इन्वेंट्री बनाई जाती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेंट्री इनवॉइसिंग। क्राइटेरिया क्या होगा, राइट। तो अब हम ये जानेंगे कि इन्वेंट्री करते कैसे हैं, किस तरीके से इन्वेंट्री की जाती है। और इन्वेंट्री के बारे में जहां तक आपने अभी देखा कि प्रॉपर एक फॉर्मूला लगा सकते हैं हम एक्सेल के अंदर जब भी हमें इन्वेंट्री बनानी होती है। आप अगर देखेंगे बीकानेर वाला के अंदर इन्वेंट्री जो की जाती है वो ऑफिस एरिया में की जाती है सारी, जहाँ पे गोवर्धन सर वगैरह बैठते हैं वहां पे इन्वेंट्री प्रॉपर की जाती है। तो वो जो है वो सारा कंप्यूटर बेस्ड काम होता है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हम ऑटोमेटिक सेव होते रहे, इन्वेंट्री करते हैं। सारे इनवॉइस, कस्टमर नेम एंड इनवॉइस। सो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है थ्योरीज की, तो आफ्टर द थ्योरी वी आर मूविंग टू हाउ इन्वेंट्री इज मेड इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर इन्वेंट्री हम किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक वो है, इसको ध्यान से सुनिएगा और इसके बाद आपका इन्वेंट्री का सारा जो स्टॉक एंड रिकॉर्ड मॉनिटरिंग का है ये आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों एक्सेल में फुल्ली ऑटोमेटिक इनवॉइस आवाज आ रही है आपको वीडियो की? के साथ स्टॉक इन्वेंट्री कैसे मेंटेन की जाए, इसके लिए आपने YouTube पे वीडियो बहुत सर्च किए होंगे बट कोई भी काम का परफेक्ट वीडियो आपको नहीं मिला होगा। इस वीडियो में ना ये कमाल का इनवॉइस मैंने आपके लिए बना दिया है जो स्टॉक इन्वेंट्री के साथ काम करेगा। जैसे यहाँ पे इनवॉइस आप जनरेट करोगे तो स्टॉक इन्वेंट्री ऑटोमेटिक अपडेट होगा और बिना VBA के होगा। जितने भी इनवॉइस यहाँ पे आप बनाओगे वो सारे इनवॉइस कस्टमर नेम एंड इनवॉइस नंबर से आपके सिस्टम में PDF में ऑटोमेटिक सेव होते रहेंगे। बहुत कुछ है यहाँ पे सीखने के लिए, इसका डेमो आप देखिए। टोटल 4 सीट हमारे पास होंगी। ये इनवॉइस सीट है जहां से हम इनवॉइस जनरेट करेंगे, ये हमारा इनवॉइस होगा, ठीक है। इसके बाद ये परचेज वाली सीट है जहां पे हम परचेज की एंट्री करेंगे। हर एक आइटम का एक HSN यूनिक कोड होता है तो वो कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। डेट ऑफ परचेज यहाँ पे होगी, आइटम नेम यहाँ पे होगा, परचेज रेट, ये जो आइटम हमने परचेज किया किस रेट से परचेज किया है वो यहाँ पे होगा। परचेज क्वांटिटी यहाँ पे होंगी, कितनी क्वांटिटी हमने परचेज की है, और ये सेल रेट होगा, ये आइटम हमने इतने रुपए में परचेज किया बट इतने रुपए में हम इसको सेल करेंगे, सेल रेट यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे नया डाटा हम एंटर करेंगे तो सारा कुछ ऑटोमेटिक काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे सेल वाली सीट पे जितने भी इनवॉइस हम जनरेट करेंगे उनका डाटा आएगा। अभी कोई भी इनवॉइस हमने जनरेट नहीं किया है तो ये ब्लैंक है,
ठीक है। स्टॉक वाली शीट पे हम जाएंगे तो यहाँ पे HSN कोड, उनके आइटम नेम, परचेज क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी, इन स्टॉक क्वांटिटी आपको यहाँ पे दिखेगी। अभी हमने सेल क्वांटिटी नहीं की है तो यहाँ पे इन स्टॉक में 2020 ये दिखा रहा है, ठीक है ना। चलिए अब इनवॉइस जनरेट करके हम देखते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले कस्टमर का नेम एंटर करना होगा। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, मान लीजिए अनिल कुमार, अनिल कुमार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, मान लीजिए XYZ, फोन नंबर डाल दिया कुछ भी, और यहाँ पे GST इन नंबर डाल दिया, मान लीजिए HG123, ठीक है ना। यहाँ पे इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक आएगा, अभी ये 1 से स्टार्ट है तो यहाँ पे 1 आ रहा है। जैसे ही हम इसको सेव कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे डेट में करंट डेट आएगी, जिस दिन आप ये इनवॉइस जनरेट करोगे तो टुडे का फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ, ऑटोमेटिक आज की डेट आती रहेगी। इसके बाद यहाँ पे हमें एंटर करते हैं अपने आइटम्स की डिटेल। अब आइटम्स की डिटेल कैसे एंटर करेंगे, यहाँ पे केवल हमें HSN कोड डालना होगा आइटम का, बाकी की डिटेल परचेज वाली शीट से अपने आप आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ HSN कोड है और इसके बाद आइटम नेम, सेल रेट वगैरह जो भी होगा ये अपने आप इनवॉइस में आ जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे HSN कोड H21 H22 दो कोड मेरे पास यहाँ पे हैं, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया H21, एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे आइटम अपने आप आ गया, उसका रेट अपने आप आ गया, बाकी डाटा अपने आप यहाँ पे एंटर हो गया है। सीरियल नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना 1 और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 2, सेकेंड आइटम और मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा H22, जैसे ही एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर तो ये सभी में सेम आएगा, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पे H22 कीबोर्ड माउस कीबोर्ड आइटम है और इसकी जो रेट है वो सेम ही रखी है मैंने, आप चेंज कर लेना, ठीक है। डाटा कैसा भी हो सकता है। क्वांटिटी यहाँ पे हमें एंटर करनी होंगी। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 50 एंटर करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे अलर्ट आ गया, अरे भाई स्टॉक कम है, केवल 20 क्वांटिटी बची है, ठीक है ना। अब आप देखोगे माउस की क्वांटिटी कितनी है हमारे स्टॉक में, तो स्टॉक में जाओगे माउस की क्वांटिटी केवल 20 है और हम इनवॉइस में सेल कर रहे हैं 20 से ज्यादा, तो मैसेज आ गया, अलर्ट आ गया, आप 20 से ज्यादा सेल नहीं कर सकते। तो 5 मैंने टाइप कर दिया। सेम कीबोर्ड है, अगर मैं यहाँ पे ज्यादा एंटर करूंगा तो यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा, ठीक है ना। कितनी स्टॉक में है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखी होंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे भी 20 से ज्यादा नहीं है क्वांटिटी, तो हम यहाँ पे भी 5 एंटर कर देते हैं। बाकी कितने भी आइटम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नीचे यहाँ पे सब टोटल रहेगा और यहाँ पे आप कस्टमर के साइन ले सकते हो प्रिंट करवा के, और यहाँ पे आप अपने खुद के साइन कर सकते हो। नीचे अपना ऑफिस का एड्रेस, कंपनी का एड्रेस वगैरह कुछ लिख सकते हो, मैंने थैंक यू लिखा हुआ है। बाकी इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ये बनाएंगे कैसे, काम कैसे करेगा, ये आपको सीखना है। तो ये इनवॉइस के अंदर एंट्री हमने कर दी। अब इस इनवॉइस को हम अपने कंप्यूटर में सेव करेंगे। क्या होगा, जैसे इस बटन पे हम क्लिक करेंगे ना तो ये प्रिंट के लिए रेडी हो जाएगा और आपके कंप्यूटर में एक फोल्डर में सेव हो जाएगा, PDF में। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास एक फोल्डर है डेस्कटॉप पे इनवॉइस नेम से, ये रहा। यहाँ पे एक ही इनवॉइस है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे ये इनवॉइस आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, प्रिंट एंड सेव पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे इनवॉइस आपके सामने ओपन होके आ गया है। आप इसको प्रिंट कर सकते हो और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, प्रोफेशनल एकदम, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये प्रिंट में आएगा, ठीक है ना। कंट्रोल P यहाँ से प्रेस करके आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ये देखिए प्रिंट में बिल्कुल अच्छा आएगा। और इसको बेशक आप बंद कर दीजिए, प्रिंट नहीं निकालना। तो अब ये आपका फोल्डर में जाके सेव हो गया। कभी भी आपको जरूरत पड़ती है आगे फ्यूचर में तो आप यहाँ पे देख सकते हो अनिल कुमार अंडरस्कोर और उसके बाद इनवॉइस नंबर 1। तो ये कस्टमर नेम अंडरस्कोर इनवॉइस नंबर से जो है इनवॉइस जो है सेव होगा इस नेम से। तो इसको मैंने कर दिया क्लोज। इसके बाद क्या करना होगा, हमें इस इनवॉइस की जो एंट्रीज हैं इनको सेल वाली सीट में ट्रांसफर करना होगा ताकि हमारा स्टॉक ऑटोमेटिक मेंटेन हो पाए। तो बस हमें करना क्या होगा, यहाँ जैसे ही सेव इनवॉइस हमने अपने सिस्टम में तो सेव कर लिया इसको, साथ साथ सेव करने के बाद यहाँ पे भी हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही इस सेव इनवॉइस एंट्री पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से इनवॉइस हो गया ब्लैंक और जो ये आइटम्स की सारी डिटेल थी ये चलेगी सेल वाली सीट पे, ठीक है ना। और अब आप देखोगे स्टॉक के अंदर यहाँ पे 15 क्वांटिटी बची हुई है। अगर मैं फिर से कोई नया इनवॉइस जनरेट करता हूँ और 15 से ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा, ज्यादा आप सेल नहीं कर सकते, 15 क्वांटिटी बची होंगी। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया, सेव इनवॉइस एंट्री, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर 2 आ गया है। अब यहाँ पे आपको ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस आप एंट्री करो, ठीक है। और यहाँ पे HSN कोड डालना है, सारा काम यहाँ पे ऑटोमेटिक होने वाला है दोस्तों। ये आपको जरूर सीखना चाहिए, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। और दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब तो कर रखा है बट ऑल नोटिफिकेशंस ऑन नहीं कर रखे हैं तो वो ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, तभी सब्सक्राइब करने का पूरा फायदा मिलेगा दोस्तों। और मेरी इस मेहनत के लिए दोस्तों फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। Hi,
Are you someone who's always aspired to become a speaker, trainer, coach? Are you one amongst those people who's really exhausted with your 9 to 6 job but do not want to quit because you want that financial stability? Are you one amongst those people who always goes out of your way to help people but are always wondering that will you be able to ever make money from this space? Well, let me तो यहाँ दोस्तों आप देखिए मैंने 4 सीट पहले ही ऐड कर ली हैं, इनवॉइस, परचेज, सेल एंड स्टॉक। अब सबसे पहले हम अपना इनवॉइस बनाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ B15 सेल से ये टेबल बनानी शुरू करनी है। ये सिंपल एंट्री है, ठीक है ना। ये आप टेबल बना लेना और बॉर्डर लगा लेना, ठीक है ना। यहाँ से लेके B15 से लेके B26 तक, बाकी आप अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। इतना बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ B9 सेल पे क्लिक करना है, ठीक है ना। यहाँ से 2 कॉलम ऐसे और 4 रो ऐसे सेलेक्ट करनी है। होम टैब पे जाना है, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना और मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करना है, ठीक है ना। ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि कॉलम वाली लाइन हट गई और ये सारी जो है रो इस तरह से हो गई हैं। यहाँ पे आपको टाइप करना है कस्टमर का नेम और यहाँ पे फिर से आपको यही काम करना है, 2 कॉलम और नीचे 4 रो इनके सामने तक सिलेक्ट करना है और होम पे जाके और मर्ज एंड सेंटर पे जाके मर्ज अक्रॉस कर देना है। हो गया काम। अब यहाँ पे एक एक करके नीचे हम बॉर्डर लगा देंगे। तो मैंने इस पे क्लिक किया पहले होम पे जाके और यहाँ पे बॉटम बॉर्डर हम ले लेंगे। बॉटम बॉर्डर मैं एक काम करता हूँ, रिबन को शो करा लेता हूँ कंट्रोल F1 दबा के, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, फिर से बॉटम बॉर्डर, यहाँ पे क्लिक किया बॉटम बॉर्डर और यहाँ पे क्लिक किया बॉटम बॉर्डर। ये काम हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम एक काम करेंगे, आगे इन सेल्स को H9 सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ 2 कॉलम और नीचे 2 रो तक सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से वही काम मर्ज एंड अक्रॉस। हो गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे और बॉटम बॉर्डर लगा देंगे, नीचे वाले सेल पे क्लिक करके बॉटम बॉर्डर, ठीक है। काम हो गया। यहाँ पे हम टाइप करेंगे डेट, सॉरी इनवॉइस नंबर पहले टाइप करेंगे हम यहाँ पे, इनवॉइस नंबर, नीचे हम टाइप कर देंगे डेट, ठीक है। तो यहाँ पे काम हो गया। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, राइट साइड में कर देंगे और थोड़ा सा यहाँ पे इंडेंटेशन सेट कर देंगे इधर इस तरह से, ठीक है। और इनको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे, राइट साइड में कर देंगे, इंडेंटेशन थोड़ा सा इस तरह से सेट कर देंगे। काम हो गया इतना। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है B2 सेल पे, B2 सेल पे जाना है और यहाँ तक आना है H2 सेल तक, ठीक है ना, जहां तक हमारा इनवॉइस की जो टेबल जा रही है। और नीचे एक रो और सेलेक्ट कर लेनी है, इनको मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद कोई भी कलर यहाँ पे आप फिल कर लीजिए जिस कलर से आप अपने इनवॉइस को बनाना चाहते हो, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने यही ले लिया और यहाँ पे अपनी कंपनी का नेम टाइप कर दीजिए। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया दीपक। If you can't find a way to make money while you sleep, you will have to work till you die. वीडियो वर्ल्ड, ठीक है। इस पे क्लिक किया, मिडिल में कर दिया, सेंटर में है ये और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया इस तरह से। इसके बाद नीचे एक और लाइन आप सिलेक्ट कर लीजिए और इसको भी मर्ज कर दीजिए। मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे जो भी टाइटल लाइन है आपके ऑफिस की, कंपनी की, वो आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया सब्सक्राइब फॉर अपडेट। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना चैनल को, ठीक है ना। सब्सक्राइब फॉर अपडेट ये लिख दिया, जो भी लिखना वो लिख लीजिए आप। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको क्लिक करना है B6 सेल पे और यहाँ से आप इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर से इसको क्या करना है, मर्ज करना है। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे लिखना है आपको कस्टमर डिटेल, ठीक है, कस्टमर डिटेल। इसको भी आप हाईलाइट करा दीजिए सेम कलर से और इस पे भी कलर लगा दीजिए। ये काम हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है यहाँ पे और यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे सब टोटल का। इन दोनों को सिलेक्ट कर देंगे, मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे लिखेंगे सब टोटल। सब टोटल लिख दिया। इस पे क्लिक करके इसको राइट साइड में कर देंगे, थोड़ा इंडेंटेशन सेट करके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉटम बॉर्डर लगा देंगे। ये लगा दिया, ठीक है। आपको क्लिक करना है B33 सेल पे
और यहाँ नीचे B34 को भी सिलेक्ट करके इस तरह से यहाँ तक लेके आना है और इनको मर्ज कर देना है और सेम कलर फिल कर देना है। नीचे जो भी आप नोट लिखना चाहते हो अपनी कंपनी का एड्रेस वगैरह, मेल वगैरह, फैक्स नंबर वगैरह, वो आप लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा थैंक यू, ठीक है, ये लिख दिया। इसको थोड़ा मिडिल में कर देता हूँ और ये मिडिल में कर दिया, बोल्ड कर दिया, थोड़ा साइज सेट कर दिया। इसके बाद नीचे यहाँ पे हम करेंगे क्या, इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कोई फिल कलर लगाएंगे हल्का सा, ये वाला लगा देते हैं। नीचे हम दोनों को, इन सेल्स को मर्ज करेंगे, मर्ज, यहाँ पे लिख दिया अकाउंट, ठीक है। और सेम काम हम यहाँ पे करेंगे, इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेम हाईलाइट कलर लगा दिया, इन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज कर दिया और यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर। तो ये तो हो गया हमारा इनवॉइस रेडी। कंट्रोल F1 दबा के मैंने रिबन को हाइड कर दिया। आप देखिए इनवॉइस रेडी हो गया है। ग्रिड लाइंस हम हाइड कर देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देगा। अब यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक काम कराना है, तो डेट के लिए तो हम टुडे का फॉर्मूला हम लगा देंगे, इक्वल टू डे, ठीक है। टुडे का फॉर्मूला हम लगा देंगे, डेट ऐसे आ रही है, आप इसको चेंज कर सकते हो राइट क्लिक करके, फॉर्मेट सेल। इसके बाद डेट वाले इस पे जाके यहाँ पे कस्टम पे जाइए आप, और यहाँ से मैं कस्टम फॉर्मेट लगा देता हूँ, DD स्पेस MMM स्पेस YY, ठीक है। ओके कर देंगे तो ये फॉर्मेट यहाँ पे लग गया, इस तरह से डेट आएगी, ठीक है। और इसको लेफ्ट में कर लीजिए आप, होम पे जाके मैंने लेफ्ट में कर दिया। और यहाँ पे इनवॉइस नंबर के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा, वो कैसे लगाएंगे अभी बताऊंगा आपको आगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, परचेज वाली सीट से यहाँ पे जो है डेटा लेके आना होगा। अब परचेज वाली सीट पे हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें डिटेल एंटर करानी है। तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी जो दूसरी डेमो सीट है वहां से कॉपी कर लेता हूँ। परचेज वाली सीट पे ये डाटा है और यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल C। ये तो सिंपल एंट्री करनी है ना, इसमें कुछ है ही नहीं, कंट्रोल V। तो ये डाटा यहाँ पे आ गया। आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे जो ये टेबल आप बना रहे हो ना, ये टेबल फॉर्मेट में होनी चाहिए। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये पहले से ही टेबल फॉर्मेट में है। ऊपर आप देखोगे डिजाइन का टैब आ रहा है, और ये डिजाइन का टैब तभी आता है जब आपका डाटा टेबल फॉर्मेट में होता है। अगर ये टेबल फॉर्मेट में नहीं होता तो इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल T दबा के टेबल फॉर्मेट में हम इसको बदल लेते हैं, ठीक है ना, ताकि जो नीचे नया डाटा हम एंटर करें वो टेबल में जो है कवर होता रहे। तो यहाँ पे 2 आइटम की एंट्री मैंने कर रखी है, बाकी हम बाद में कर लेंगे। अब यहाँ से डाटा हम उठाएंगे कहाँ पे, इनवॉइस में। तो यहाँ पे हम जाएंगे इनवॉइस में और यहाँ पे हम अपना डाटा लेके आएंगे। इससे पहले एक काम और करते हैं, ये जो हेडिंग्स हैं इनको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और सेल वाली सीट पे हम इनको पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल V, ठीक है ना। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, थोड़ा साइज कम कर लेते हैं, इनवॉइस नंबर की विड्थ थोड़ी सी ज्यादा कर लेते हैं, ये हो गया। अब इसको हम टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 या 3 रो सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल T दबाओ कीबोर्ड से, माई टेबल हैज हेडर पे टिक लगाओ, ओके कर दो। तो ये जो रेंज है टेबल फॉर्मेट में बदल गई है। आप यहाँ इस पे क्लिक करो, इसमें कहीं भी डिजाइन टैब पे जाओ, यहाँ पे बैंडेड रो पे टिक लगा हुआ है, इससे टिक हटा दीजिए तो ये काम हो जाएगा। फिल्टर भी हटाना चाहो तो हटा सकते हो, कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस कर दीजिए, फिल्टर हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारी हो गई सेल वाली टेबल। अब स्टॉक वाली टेबल हम बनाएंगे बाद में, पहले हम इनवॉइस को कंप्लीट करते हैं। तो इनवॉइस पे हम आ गए, यहाँ पे जैसे ही हम HSN कोड डालें तो आइटम का नेम और रेट ऑटोमेटिक यहाँ से जो है परचेज वाली सीट से इनवॉइस में आ जाए। तो एक काम करते हैं, इस HSN कोड वाले कॉलम को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं हल्का सा। तो यहाँ से मैंने कोई कलर लगा दिया, ये लगा दिया। अब यहाँ पे जो भी HSN कोड हम लिखें उसका आइटम नेम यहाँ लाना है, तो VLOOKUP का फॉर्मूला हम लगाएंगे, इक्वल VLOOKUP ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी, आप ऊपर देखिए फॉर्मूला, ठीक है। लुकअप वैल्यू हमारी HSN कोड होगी, कॉमा टेबल एरे कहाँ होगी, परचेज वाली सीट पे जाके ये हम अपनी पूरी टेबल दे देंगे, कॉमा उसके बाद यहां से हमें क्या लेके जाना, आइटम नेम, कौन से कॉलम में, थर्ड कॉलम में। तो क्या टाइप करेंगे, 3,0 ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे काम हो जाएगा। अभी यहाँ पे NA आ गया क्योंकि यहाँ पे कोई HSN कोड हमने नहीं लिखा है। अब यहाँ पे अगर मैं HSN कोड टाइप करता हूँ H21
तो यहाँ पे तो आइटम नेम आ गया, बट नीचे तो एरर है क्योंकि इनके सामने कोई लुकअप वैल्यू नहीं है। तो इस एरर को हम हटा देते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे या ऊपर आप आ 95% of the people who I asked this question to, they all failed. And this question was, why are you born? What is your purpose? यहाँ पे इक्वल के बाद लगाएंगे फॉर्मूला इफ एरर ब्रैकेट ओपन। अगर इस वीलुकअप में कोई भी एरर आता है तो सेल ब्लैंक होना चाहिए। डबल कोट्स ओपन, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस कर देंगे तो अब यहाँ पे ये प्रॉपर काम करेगा। अगर यहाँ पे आप कोई दूसरा एक्सेशन कोड लिखोगे तो उसका आइटम सामने आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमें सेल रेट लाना है, सेल वाला रेट लाना है, परचेज वाला नहीं लाना है क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। तो इक्वल करके फिर से वीलुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमारी यहाँ पे होगी, कॉमा लगा के टेबल एरे का होगा, परचेज वाली सीट पे जाके यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा क्या लेके जाना है यहाँ से, सेल रेट। कौन से कॉलम में है, 6 कॉलम में है, तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 6,0 ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस कर देंगे तो काम हो गया। अब फिर से वही काम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ एरर लगा देंगे, इफ एरर ब्रैकेट ओपन, लास्ट में लगाएंगे कॉमा, डबल कोट्स ओपन, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट बंद। अगर आपको वीलुकअप नहीं आता ना, कंप्लीट 1 घंटे का ट्यूटोरियल मैंने पब्लिश कर रखा है चैनल पे, जाके आप देख सकते हो। और वीलुकअप का जो कंप्लीट ट्यूटोरियल है उसका लिंक आई बटन पे भी दे रखा मैंने, वहां से भी आप देख सकते हो। तो ये काम हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्वांटिटी हमें मैनुअली एंटर करनी होगी। इसके बाद यहाँ पे जीएसटी हम निकाल लेते हैं। तो जीएसटी पहले मैं यहाँ पे क्वांटिटी एंटर कर देता हूँ ऐसी, ताकि आपको जीएसटी कंप्लीट समझ में आई यहाँ से कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम। इक्वल का फॉर्मूला हम लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से, रेट इंटू क्वांटिटी, इंटू का साइन लगा के अभी हम 5% यहाँ पे जीएसटी लगा रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और परसेंट, एंटर प्रेस कर देंगे तो इसका अमाउंट जो है इतना बनेगा। अब यहाँ पे नीचे एरर आएगा तो फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और इक्वल के बाद क्लिक करके इफ एरर ब्रैकेट ओपन, लास्ट में जाके कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स ओपन, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस कर देंगे तो ये काम हो गया। अमाउंट हमें निकालना है तो क्या करेंगे, इक्वल करके रेट इनटू क्वांटिटी प्लस जीएसटी, एंटर प्रेस कर देंगे तो ये हमारा अमाउंट बन जाएगा। फिर से यहाँ पे इफ एरर ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे हमें बार बार इफ एरर लगाना पड़ रहा है, पता है क्यों, क्योंकि हमारे फॉर्मूला ऑटोमेटिक नीचे कॉपी हो जाते हैं, ठीक है। अब नीचे कॉपी होंगे तो इनके सामने इनको क्या वैल्यू चाहिए वो है ही नहीं, तो यहाँ पे एरर आ जाता है। बट बिना इसके काम भी नहीं चलेगा क्योंकि हमारा इनवॉइस ऑटोमेटिक बन रहा है। तो ये फॉर्मुलेज हमें लगाने पड़ेंगे, कॉमा लगा के डबल कोट्स ओपन, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे तो ये काम हो गया। इतना काम हो गया। सीरियल नंबर हमें मैनुअली एंटर करना होगा। यहाँ पे इनवॉइस नंबर के लिए हम अब करेंगे क्या, इनवॉइस नंबर के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन, सेल वाली सीट पे जाएंगे और यहाँ इनवॉइस नंबर का पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, जहां तक हमने टेबल रेंज दी है, यहाँ तक दी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने रेंज सेलेक्ट कर दी है। ऊपर आ जाएंगे, ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे मैक्स अभी 0 आ रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी इनवॉइस नंबर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इनवॉइस पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक कर लीजिए, प्लस का साइन लगा के 1 ऐड कर दीजिए, +1, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 नंबर आ जाएगा। अब इससे क्या होगा कि सेल वाली सीट पे यहाँ पे जो भी मैक्सिमम इनवॉइस नंबर होगा उसमें एक ऐड होके यहाँ पे मिलेगा। Okay, class. Who would like to do problem 3 on the board? Please don't be me. Please don't be me. ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 आ गया है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सेल वाली इस पे जाता हूँ, इनवॉइस नंबर 1 मैंने एंटर कर दिया, बाकी सारा डाटा भी हमने एंटर कर लिया, तो अब आप यहाँ पे जाके देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक ये 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक और इनवॉइस नंबर एंटर हो जाएगा 2, तो यहाँ से मैक्सिमम निकलेगा 2 और 2 में एक ऐड होके यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी ये सारा फंडा समझ में आ जाएगा। इसको मैंने कर दिया डिलीट। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया हमने। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और इस इनवॉइस नंबर को यहाँ पे ले आएंगे, इसको लॉक कर देंगे, कीबोर्ड से F4 की दबा के इसको लॉक कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया तो ये सभी में नीचे आ गया। अब सभी में तो नहीं चाहिए हमें,
हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ऊपर यहाँ देखिए मैं यहाँ पे इक्वल के बाद क्लिक कर रहा हूँ, फॉर्मूला लगाऊंगा एक, इफ ब्रैकेट ओपन, अगर HSN कोड में हमने कोड लिखा है तो ही ये इनवॉइस नंबर आए। अगर यहाँ पे HSN कोड ब्लैंक है तो इनवॉइस नंबर ब्लैंक रहे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इस सेल का नेम क्या है, D16, तो इस पे क्लिक ही कर लेते हैं ना, इक्वल डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज। अगर ये जो सेल ब्लैंक है तो यहाँ पे ब्लैंक ही रहे, अदरवाइज इनवॉइस जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ आ जाए। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया है और ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस हम कर देंगे तो यहाँ पे काम हो गया। अब देखिए नीचे तक नहीं गया है, अगर मैं यहाँ पे फिर से कोई कोड एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी सारा डाटा अपने आप आ रहा है। क्वांटिटी एंटर करते ही ये कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगी, ये देखिए। अब नीचे सब टोटल हम कर लेते हैं, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और इसमें ये रेंज हम कर देंगे सिलेक्ट, एंटर प्रेस कर देंगे, यहाँ पे जो है सब टोटल आता रहेगा। सीरियल नंबर हमें मैनुअली एंटर करना होगा 1 2 3, ठीक है ना। तो ये हमारा काम पूरा ऑटोमेटिक हो गया। इस पे क्लिक करके इसको हम लेफ्ट में कर लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट इस तरह से। तो इतना काम हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पे 2 शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हमने ले ली शेप, रेक्टेंगल शेप, और यहाँ पे इसको कर दिया ड्रॉ, ठीक है। इसका नेम मैंने दे दिया सेव इनवॉइस एंट्री, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, मैंने शॉर्टकट की प्रेस करके इसका साइज ज़्यादा कर दिया, और इस पे क्लिक करके लाइन पे क्लिक करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक और शेप मैंने यहाँ पे बना ली और इसका नेम मैंने दे दिया सेव एंड प्रिंट इनवॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे इतना काम हो गया। इसके बाद अब हम जाएंगे स्टॉक वाली सीट पे। अब यहाँ पे स्टॉक के लिए हेडिंग्स हम टाइप करेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी डेमो सीट में से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इन हेडिंग्स को कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैंने इनको कर दिया पेस्ट, कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ कॉलम की विड्थ हम थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं इस तरह से। अब आपको एक काम करना होगा, यहाँ पे थोड़ी सी रेंज सेलेक्ट करनी है, जितना आपको लगता है कि मैक्सिमम आइटम्स आपके कितने हो सकते हैं, 50 40 20 30 जो भी है, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कम ही कर लेता हूँ, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर लेना। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे इतना कर लिया 10 तक, ठीक है। और कंट्रोल टी दबाएंगे कीबोर्ड से, इसको टेबल फॉर्मेट में हम बदल लेंगे। माई टेबल हैज हेडर, ओके कर दिया, तो ये टेबल फॉर्मेट में बदल गया है। इसमें कहीं भी क्लिक करेंगे, डिजाइन टैब पे जाएंगे और यहाँ से बैंडेड रो से टिक हटा देंगे। तो इस तरह से आप देखिए, मैं यहाँ पे बॉर्डर और लगा देता हूँ। ये टेबल मैंने की सिलेक्ट, होम पे जाके ऑल बॉर्डर। अब यहाँ पे हमें HSN कोड लाना है, अब वो ऑटोमेटिक आना चाहिए, मैनुअली हमें टाइप नहीं करना। यहाँ पे परचेज वाली सीट पे अगर हम आगे और एंट्री करें तो ये जो कोड है, यूनिक कोड, अपने आप यहाँ स्टॉक वाली सीट पे आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एडवांस फिल्टर लगा देंगे। तो इसको मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, कंट्रोल वी। अब देखिए मैक्रो हम यहाँ पे एक लगाएंगे जिससे हम एडवांस फिल्टर को रिकॉर्ड कर लेंगे और बार बार फिर वही काम हम मैक्रो से करवा लेंगे। तो करेंगे क्या, देखिए कहीं भी खाली सेल पे क्लिक कर लेना है और या तो डेवलपर में जाके आप मैक्रो पे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करके मैक्रो रिकॉर्ड कर लो, या फिर व्यू टैब में से आप मैक्रो पे जाके रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करके भी मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ रिकॉर्ड मैक्रो पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मैक्रो का हमें नेम देना है। अभी हम जो मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं अपने स्टॉक को रिफ्रेश करने के लिए, तो मैंने इसका नेम दे दिया REF, शॉर्ट में दे दिया रिफ्रेश, ठीक है। ओके कर दिया, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग अब चालू है। अब आपको जाना है डेटा टैब में, एडवांस फिल्टर पे क्लिक करना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन यहाँ से सिलेक्ट करना है, लिस्ट रेंज पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है परचेज वाली सीट पे
और यहाँ हेडिंग के साथ ये HSN कोड वाला कॉलम करना है सिलेक्ट। ठीक है, जहां तक आपकी टेबल रेंज है वहां तक करना है। तो टेबल रेंज अभी यहीं तक है, तो यहां तक मैंने इसको कर लिया सिलेक्ट। क्राइटेरिया रेंज के अंदर आ जाएंगे। क्राइटेरिया में आपको क्या करना है, ये वाला सेल देना है और इससे नीचे एक और सेलेक्ट करना है। ठीक है, कॉपी टू पे आपको क्या करना है, इसमें क्लिक कर दिया और यहाँ HSN कोड पे क्लिक कर देना है। यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली पे टिक लगा देना है, ओके कर देना है, काम हो गया। इसके बाद आपको मैक्रो स्टॉप कर देना है। तो यहाँ कोने पे आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, तो मैक्रो हो गया स्टॉप। अब यहाँ पे आप जो है कोई शेप ड्रॉ कर लीजिए या कोई पिक्चर ले लीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा था, इस सीट में ये एक पिक्चर है जो मैंने गूगल से ली और इस पे मैंने जो है मैक्रो को असाइन कर दिया। तो मैं इसी को ले लेता हूँ, इसको मैंने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और अपनी नई सीट में इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पे रख लो इसके ऊपर इसको, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। और राइट क्लिक करेंगे इसको ऊपर, असाइन मैक्रो पे जाएंगे और यहाँ मैक्रो का जो नेम था वो हम सर्च कर लेंगे REF येरा, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे काम हो गया है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है बट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं परचेज वाली सीट पे एक और एंट्री कर देता हूँ, मैंने लिखा H23 और यहाँ पे मैंने कोई एंट्री कर दी, कंट्रोल D से ऊपर वाली डेट ले ली। यहाँ पे मैंने आइटम डाल दिया मॉनिटर और यहाँ पे इसकी परचेज रेट मैंने डाल दिया मान लीजिए 1100, क्वांटिटी मान लीजिए 10 और इसका जो सेल रेट होगा वो होगा 1200। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक एंट्री कर दी HSN कोड के साथ। ठीक है, अब जैसे आप स्टॉक पे जाएंगे तो यहाँ पे इस पे क्लिक करो, ये आ गया है ना। अब आइटम नेम हम निकाल लेते हैं, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में ये कोड होगा, कॉमा लगा के टेबल एरे में हम क्या करेंगे, परचेज वाली सीट पे जाके टेबल हम कर लेंगे सिलेक्ट, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से हमें क्या लेके जाना, आइटम नेम कौन से कॉलम में है, थर्ड कॉलम में, तो 3 लिखेंगे, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे आइटम नेम आ गए। अब यहाँ पे इफ एरर का फॉर्मूला हम लगा देंगे, एरर ब्रैकेट ओपन और यहाँ लास्ट में जाके कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट बंद, एंटर कर देंगे तो काम हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो अगर परचेज वाली सीट पे आपने नई एंट्री की होगी तो वो एंट्री यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब हमें यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज लगाने हैं जिससे हम परचेज क्वांटिटी निकालेंगे, सेल क्वांटिटी और इन स्टॉक क्वांटिटी निकालेंगे। अभी हम परचेज क्वांटिटी निकालते हैं, तो सिंपल सा फॉर्मूला होगा इक्वल करके सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज क्या होगी, कहाँ पे क्राइटेरिया आपको चेक करना है। तो अभी हम परचेज वाली सीट पे जाएंगे और यहाँ पे आइटम नेम के साथ हम जो है सम इफ लगाएंगे, ये रेंज हम कर देंगे सिलेक्ट। जहां तक आपकी टेबल रेंज है वहां तक सिलेक्ट करना है, तो टेबल रेंज मेरी साथ साथ चल रही है, यहीं तक है, तो मैंने इसको यहां तक सिलेक्ट कर लिया है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद क्राइटेरिया क्या होगा, तो क्राइटेरिया तो हमारी स्टॉक वाली सीट पे ही होगा, क्राइटेरिया होगा इस सेल में, कॉमा। उसके बाद कह रहा है कि सम रेंज, सम कहां से करना है, तो परचेज वाली सीट पे जाना है और हमें परचेज क्वांटिटी का सम करना है, परचेज क्वांटिटी का, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे काम हो गया। माउस की टोटल क्वांटिटी कितनी है, 20 है, कीबोर्ड की 20 है, मॉनिटर की 10 है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया काम। यहाँ पे अब हम सेल्स वाली क्वांटिटी निकालेंगे, इक्वल करके सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज, क्राइटेरिया कहाँ चेक करना है, तो सेल वाली सीट पे हम जाएंगे और यहाँ पे आइटम वाला कॉलम हम करेंगे सिलेक्ट, जहां तक टेबल रेंज है। अब ये ब्लैंक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा लगा देंगे। क्राइटेरिया क्या होगा, तो क्राइटेरिया स्टॉक वाली सीट पे जाके ये होगा आइटम नेम, कॉमा। इसके बाद यहाँ पे सम रेंज क्या होगी, तो सेल वाली सीट पे जाके जो क्वांटिटी है ये होगी हमारी सम रेंज, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे काम हो गया। अभी 0 आया है। स्टॉक में तो सिंपल है, इक्वल का साइन लगा के परचेज में से माइनस कर देंगे सेल क्वांटिटी, एंटर कर देंगे तो यहाँ पे काम हो जाएगा, हो गया। अब ये स्टॉक ऑटोमेटिक मेंटेन होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, अभी सेल्स वाली सीट पे कोई भी डाटा नहीं है, हम यहाँ पे एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे जिससे हमारा काम होगा कि जैसे हम सेव इनवॉइस एंट्री बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो एंट्री हमने की होंगी वो सारी एंट्री यहाँ पे आके सेव हो जाएंगी। तो देखिए इनवॉइस वाली सीट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, और अब यहाँ पे हम मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे तो
मैक्रो से पहले एक और ब्लैंक सीट हमें यहाँ ऐड करनी है, ठीक है, इसको मैंने लास्ट में रख लिया। अब हम जाते हैं इनवॉइस वाली सीट पे और मैक्रो करते हैं स्टार्ट। व्यू टैब पे जाके मैक्रोज और रिकॉर्ड मैक्रो, मैंने इसका नेम दे दिया सेल, ठीक है, सेल दे दिया क्योंकि सेल की एंट्री के लिए हम ये मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैंने सेल नेम ही दे दिया, कोई भी नेम दे सकते हैं। ओके कर दिया तो रिकॉर्डिंग चालू है। अब आपको फालतू के कहीं भी क्लिक नहीं करने हैं, सीधा आपको यहाँ क्लिक करना है। मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करनी है स्टेप बाय स्टेप, ये आप ध्यान से देख लीजिए, इनमें आप बहुत मिस्टेक्स करते हो, फिर कमेंट में लिखते हो नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, शिफ्ट की दबाओ कीबोर्ड से, राइट एरो प्रेस करके यहाँ तक आ जाओ, अमाउंट तक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करो तो जितनी भी आइटम की एंट्री आपने यहाँ की है वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। कंट्रोल सी से कॉपी करो, कंट्रोल सी मैंने दबा दिया, सीट 7 पे आ जाओ जो कि ब्लैंक हमने ली है, यहां पे राइट क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल पे जाओ और वैल्यूज पे टिक लगाओ, क्योंकि वहां पे फॉर्मूलेज लगे हैं, हमें उनको वैल्यूज में कन्वर्ट करके यहाँ पे पेस्ट करना है। वैल्यूज पे टिक लगा के ओके कर दिया तो ये डाटा वैल्यूज में कन्वर्ट हो गया। अभी कहीं क्लिक नहीं करना है, इसको सेलेक्ट ही रहने दें, कंट्रोल सी से कॉपी करें, इसके बाद सेल वाली सीट पे आए, यहां सीरियल नंबर पे क्लिक करें, इसके बाद होम टैब में जाके इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहां पे ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट कॉपी सेल, क्लिक कर देंगे तो डाटा यहां पे इंसर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद वापस आ जाओ इनवॉइस वाली सीट पे और यहां से करना क्या है आपको, HSN कोड वाले कॉलम को डिलीट करना है, यहां तक सिलेक्ट कर लीजिए, नीचे तक डिलीट करना है इसको, और इसके बाद सीरियल नंबर को भी डिलीट करना है और क्वांटिटीज को भी डिलीट करना है। अभी हम क्लियर कर रहे हैं, एंट्री होने के बाद ये फॉर्म क्लियर हो जाए, उसके बाद यहाँ पे जो कस्टमर नेम वगैरह एड्रेस वगैरह लिखा हो वो भी डिलीट हो जाए, तो सिलेक्ट करके डिलीट की मैंने दबा दी कीबोर्ड से और फाइनली इस पे क्लिक करके मैंने कर्सर को छोड़ दिया। अब मैक्रो को कर दिया मैंने स्टॉप, यहाँ पे क्लिक करके। मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है। अगर आप चाहते हैं कि 1:1 सेल्स रेशियो हो जाए आपका, अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप गए तो पैसा मिले, अगर आप चाहते हैं कि सेल्स को प्लेजर, स्टॉप। यहां पे अब हम करेंगे क्या, सेव इनवॉइस एंट्री, इस बटन पे राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेल नेम से जो हमने मैक्रो बनाया है वो असाइन कर देंगे। हो गया काम। अब इसको चेक करके देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सेल वाली सीट पे हम गए, यहाँ पे ये एंट्री अभी हो रखी है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। चलिए मैं इनको कर देता हूँ डिलीट, डिलीट कर दिया, मैक्रो हमारा काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनवॉइस में हम गए, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कोड डाला HSN कोड 21 और यहाँ पे एक डाल दिया 22, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दिया 1 2 और क्वांटिटी मैंने डाल दी 3 2, ठीक है। इसके बाद अब क्या होगा, टोटल यहाँ पे आ रहा है, सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो सब कुछ ब्लैंक हो गया, क्योंकि एंट्री कहाँ से ली गई, सेल वाली सीट में। ये देखिए, अब नई एंट्री आप करोगे तो वो भी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, समझ आ गया। अब हमारा स्टॉक ऑटोमेटिक मेंटेन होगा, स्टॉक पे आप जाके देखिए 17 18 ऑटोमेटिक मेंटेन हो रहा है, क्वांटिटी कम हो गई, आपने सेल कर दी इतनी, ठीक है। तो इतना काम तो यहाँ पे हो गया, हमारा इनवॉइस काम कर रहा है। अब यहाँ पे अलर्ट आना चाहिए, अगर हम स्टॉक से ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे एंटर करें तो यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे देखिए, थोड़ा इधर कर लेते हैं, यहां इस सेल में लगाना है इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमारी होगी HSN कोड, कॉमा टेबल एरे क्या होगा, स्टॉक वाली सीट पे जाके ये हमारी जो टेबल है इसको हम कर देंगे सिलेक्ट, कॉमा यहां से क्या लेके जाना, हमें इन स्टॉक वैल्यू लेके जानी है, कौन सा कॉलम है 5, तो 5 टाइप करेंगे, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे काम हो गया। अगर यहाँ पे HSN कोड हम एंटर करेंगे तो उसकी स्टॉक वैल्यू हमें यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। H22 मैंने एंटर किया तो यहाँ पे देखिए H22 की स्टॉक वैल्यू यहाँ पे आ रही है, स्टॉक में जाके आप देखोगे H22 की स्टॉक वैल्यू कितनी है, 18 है, तो यहाँ पे काम हो गया।
बट अगर यहाँ पे कोड हम एंटर नहीं करेंगे तो एरर दिखाई देगा, तो इस एरर को हम हटा देते हैं। यहाँ पे इफ एरर ब्रैकेट ओपन, लास्ट में जाएंगे कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे, तो यहाँ से एरर हट गया। अब यहाँ पे मैं कुछ एंटर कर लेता हूँ कोड ताकि ये दिखता रहे। अब यहाँ पे हमें अलर्ट देना है, अगर यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्वांटिटी से कम है, ठीक है, तो यहाँ पे अलर्ट आ जाए तो इस पे हम क्लिक करेंगे और वी लुकअप से पहले हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे इफ फॉर्मूला, इफ ब्रैकेट ओपन। अगर ये जो वी लुकअप फॉर्मूला लगा हुआ है, मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया है, अगर ये जो वी लुकअप का फॉर्मूला लगा हुआ है, कहां तक है वी लुकअप का फॉर्मूला, यहां तक, ठीक है, अगर ये वी लुकअप का फॉर्मूला लेस देन है किससे, क्वांटिटी जो आप एंटर कर रहे हो उससे, तो क्या हो जाए, तो यहां पे अलर्ट आ जाए स्टॉक नॉट अवेलेबल, डबल कोट्स क्लोज, अदरवाइज सेल ब्लैंक रहे, और इसका फॉर्मूला बंद कर दिया हमने, एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे क्वांटिटी मैं एंटर कर रहा हूँ 4 तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 44 एंटर करूंगा तो स्टॉक नॉट अवेलेबल मैसेज आ गया। अब यहाँ पे हमें साथ में ये भी दिखाना कि कितनी क्वांटिटी स्टॉक में बची हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये वी लुकअप फॉर्मूला है ना, इसको पूरा कॉपी करेंगे, वी लुकअप को कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जो ये स्टॉक नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है ना, इसकी जो डबल कोट्स है यहाँ पे एंड का साइन लगाएंगे, ठीक है। इससे पहले एक काम करो, स्टॉक नॉट अवेलेबल, यहाँ पे आप ये साइन लगा दो, स्पेस दो और लिखो ओनली, ओनली स्पेस दे दो। इसके बाद हमें स्टॉक वैल्यू यहाँ पे ऐड करनी है, तो डबल कोट्स के बाद क्लिक करके वी लुकअप का फॉर्मूला हम पेस्ट करेंगे, बट एंड का साइन लगाएंगे हम पहले, कंट्रोल वी से वी लुकअप का वही फॉर्मूला हमने पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पे एंड का साइन लगाएंगे और डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे क्वांटिटी अवेलेबल, स्पेस दे देंगे, ये लिख दिया, डबल कोट्स बंद कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, काम हो गया, स्टॉक नॉट अवेलेबल ओनली 17 क्वांटिटी अवेलेबल। मैसेज तो आप कुछ भी लिख सकते हो, करना ऐसे है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसका साइज मैं कम कर देता हूं, ये कम कर दिया और इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर देंगे जहां तक हमारा इनवॉइस की टेबल है। So I got published in Forbes. Now that was really something. A lot of people would say that now, Rohini, you have nothing more to achieve. ये हो गया, ठीक है। अब ये इसकी जो विड्थ है इसको कम कर दीजिए इस तरह से, और अब आप देखिए यहाँ पे एंट्री करके, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे एक और HSN कोड डालता हूँ S22, एंटर प्रेस किया तो डाटा आ गया। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ 23 तो यहाँ पे तुरंत मैसेज आ जाएगा स्टॉक नॉट अवेलेबल ओनली 18 क्वांटिटी, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 18 क्वांटिटी अभी स्टॉक में है, तो ये मैसेज आएगा ऐसे। आप इन सेल्स को सिलेक्ट करो, ठीक है, होम पे जाके रेड कलर आप लगा दीजिए, इस तरह से बोल्ड कर दीजिए करना चाहो तो, बाकी फॉर्मेट बदलना वो आप कर सकते हो, होगा ये ऐसे। अब यहाँ पे हमारा एक काम रह गया बस, वो काम ये है कि हमारा जो इनवॉइस है वो PDF में सेव होना चाहिए। हमारा इनवॉइस रेडी है, ठीक है, तो हम इसको PDF में सेव करना चाहते हैं कस्टमर नेम और इनवॉइस नंबर के नेम से, ठीक है। तो ये कैसे होगा देखिए, कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt F11, तो विजुअल बेसिक की विंडो आपके सामने आ जाएगी, यहाँ इंसर्ट पे जाना है और मॉड्यूल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ये कोड आपको पेस्ट करना है, ये एक्सेल की ये टेम्पलेट, इनवॉइस टेम्पलेट आप डाउनलोड कर लीजिए, इसमें एक सीट पे अलग से लिखा हुआ आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको समझाना अगर मैं चाहूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को VBA नहीं आती होगी। PDF में सेव करने के लिए दोस्तों हमें VBA का थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना, पहले तो यहाँ पे आपके इनवॉइस की रेंज होगी, ठीक है, इनवॉइस की रेंज क्या है, तो यहाँ पे हम जाएंगे अपने इनवॉइस में, हमारा इनवॉइस कहाँ से कहाँ तक है, तो इनवॉइस हम देखेंगे तो यहाँ से शुरू है, कौन सा सेल है B1, और ये कहाँ तक है नीचे तक, ये सेल कौन सा है
ये है I35, तो B1 से I35 की रेंज हम यहाँ पे एंटर करेंगे, B1 से I35, ठीक है ना। बाकी आप इसको चेंज कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए आपके इनवॉइस में कस्टमर नेम कौन से सेल में है, ये सेल कौन सा है, D9। इनवॉइस नंबर कौन से सेल में है, H9, D9 H9। तो आपको कोडिंग में जाना है और यहाँ पे D9 PDF नेम इक्वल रेंज, इसमें आपको कस्टमर का नेम दे देना है, मतलब उस सेल का एड्रेस, और यहाँ पे इनवॉइस वाले सेल का एड्रेस दे देना है। अगर आप इनवॉइस नहीं चाहते तो यहाँ से बाकी का ही आप डिलीट कर सकते हो, या फिर आप केवल इनवॉइस नंबर से ही सेव करना चाहते हो तो यहाँ से ये सारा आप डिलीट कर सकते हो। अंडरस्कोर की जगह कोई और साइन बीच में लगाना है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इनवॉइस सेव करना कहाँ है, कंप्यूटर में। वो फोल्डर आप ओपन कर लो और उस फोल्डर की लोकेशन कॉपी कर लो Ctrl+C से, मैंने कर ली, ठीक है। इसके बाद आप अपनी कोडिंग में आओ और यहाँ पे वो लोकेशन आपको पेस्ट कर देनी है Ctrl+V से, ठीक है। एक बात का ध्यान रहे, यहाँ पे ये स्लैश लगाना है लास्ट में, ये लगा दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सारा काम यहाँ पे अब हो जाएगा। इसको आप बंद कर दीजिए। Can anybody quit their job, start a business and become a millionaire? If you asked me this question 3 years ago. विजुअल बेसिक को हो गई बंद। अब यहाँ पे आप एक काम कीजिए, सेव एंड प्रिंट, इस सेव पे राइट क्लिक करो, ठीक है। अभी आपने एक चीज नहीं देखी, Alt F11 फिर से हम प्रेस करते हैं। ये जो मैक्रो हमने यहाँ पे लिखा है इसका नेम क्या है, सेव इनवॉइस, ये नेम है। तो इसको हमने कर दिया बंद। इस पे राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो पे जाएंगे और सेव इनवॉइस ये रहा, ओके कर देंगे तो काम हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं एंट्री कर देता हूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया अमन, एंटर प्रेस करके कोई भी एड्रेस डाल दिया, फोन नंबर डाल दिया, GST नंबर डाल दिया, बाकी यहाँ पे डिटेल एंटर हो रखी है, ठीक है। और यहाँ से इनको हम कम कर देते हैं, ये कर दिया, ठीक है। बाकी सारा काम यहाँ पे रेडी है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसका हम प्रिंट निकालना चाहें या इसको हम PDF में सेव करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी आप देख लीजिए इस फोल्डर में ये एक इनवॉइस था, इसको मैंने कर दिया डिलीट, और यहाँ पे जाके हम इस पे क्लिक करते हैं बटन पे, तो देखिए हमारा इनवॉइस हो गया है क्रिएट और ये कुछ इस तरह से आया है। अभी इसकी प्रिंट की सेटिंग हमें करनी है, प्रिंट ये सही नहीं आ रहा है तो इसको हम कर देंगे क्लोज। यहाँ से इस सेल पे आपको क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करके इनवॉइस सिलेक्ट करना है, जहां तक इनवॉइस है वहां तक रेंज करनी है सिलेक्ट, और पेज लेआउट टैब पे जाना है, प्रिंट एरिया पे क्लिक करके सेट प्रिंट एरिया कर देना है। इसके बाद यहाँ स्केल आपको कम करना है, आप देखोगे ना डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इसको कम करके हम ये लाइन यहाँ पे ले आएंगे, इस तरह से हमने ये कर दिया 55, ठीक है। अब इसको चेक करके देखते हैं कि क्या हमारा इनवॉइस प्रिंट में सही से आएगा। तो सेव एंड प्रिंट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए इनवॉइस बिल्कुल परफेक्ट प्रिंट में आएगा, बिल्कुल कंप्लीट आएगा। अब यहाँ Ctrl+P प्रेस करके आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो। बाकी So guys, this is all about inventory, और ये एक सेशन था बहुत ही ब्यूटीफुल जो इन्वेंट्री के ऊपर था, और आई होप कि आप लोगों को इन्वेंट्री अगर आप बनाने के लिए दी जाए कंप्यूटर पे तो आप बना पाएंगे। बहुत अच्छा से इन्होंने इन्वेंट्री बनाना सिखाया, इन्होंने एक एक कमांड हमें बताई है, एक्सेल के अंदर हम किस तरीके से कमांड देते हैं, राइट? जी सर। So now it is a time for attendance. 1 minute. एक तो 16 डेट थी ना? जी सर। हाँ,
तो दिनेश, सर। कोमल, अंकित, प्रेजेंट सर। सुबेदीन, नरेंद्र कुमार, सचिन, तमन्ना। मन सुबह आज हमने किया तो बिजनेस प्लान ना। सो यहीं पे हम बंद करते हैं अब आज का सेशन। 3 से 4 मिलते हैं, 3 से 4 हम स्टॉक्स करेंगे। सो बाय, टेक केयर। अब डेली इसी कोड पे क्लास होगी 15 दिन तक नेक्स्ट, ठीक है? ओके सर। ओके।